वे खजाने थे जिन्हें गढ़ने में अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी। आमतौर पर वो उनका इस्तेमाल करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उन पर कवच भंग करने वाले रून्स उकेरे थे। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये रून्स अपना असर खो देते थे। दूसरे शब्दों में, उसने इस एक ही हमले में सैकड़ों सुइयां खो दी थी। इन्हें बनाना कोई आसान काम नहीं था। इन्हें दोबारा बनाने में उसे शायद 10 दिन से ज्यादा लग जाते। अगर भ्रष्ट दिव्य ने उसके कवच को कछुए के खोल का श्राप न दिया होता तो वह उन्हें बर्बाद न करता। कमीने, जरा रुको। तीसरे दर्जे का दिव्य अब खून से लथपथ था। उसने तुरंत ठीक होना शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि पीछे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने अचानक अपने हाथ पर खून का एक कौर उगल दिया और हवा में एक चित्र बना दिया। दिव्य भ्रष्ट रक्त शील्ड। वह छवि उसके शरीर में विलीन हो गई और वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, जो क्षण भर में 100 मील दूर तक पहुंच गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके लिए उसे पकड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। वो बस उसे भागते हुए देख सकता था और खुद को कोसने से नहीं रोक सका। हालांकि वो लाचार था। जरा ठहरो, अगली बार मैं तुम्हारे बेवकूफ कछुए के खोल को चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी लाश को चीर दूंगा। तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए अपना गुस्सा निकालने के लिए जोर से चिल्लाना नहीं भूला। अचानक एक कृपाण प्रतिमा नीचे गिरी। वो कृपाण प्रतिमा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसने भ्रष्ट दिव्य को सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम सब व्यस्त हैं, तो अगली बार इंतजार करने का समय किसके पास है? एक आलसी आवाज गूंजी और अर्जुन की नजर में एक आकृति प्रकट हुई। बॉस, अर्जुन खुश हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राघव इस समय प्रकट होगा। छोटे दोस्त, तुम बहुत दिखावा करते हो, यहां तक कि मैं भी तुमसे आगे निकल गया हूं, राघव ने कहा। कहे, बॉस, मैं इसके लायक नहीं हूं। आपके पीछे खड़े होकर दिखावा करना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अर्जुन हंसा। अगर तुम सच में उसे मारना चाहते तो मुझे यकीन है कि वो भाग भी नहीं पाता। अब तुम सचमुच ताकतवर हो। राघव ने उसे अंगूठा दिखाया। वो अर्जुन को बहुत अच्छी तरह समझता था। है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसे मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इससे मेरी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं बहुत अनिच्छुक हूं। मैं इसे किसी बड़े मंच के लिए बचाकर रख रहा हूं। अर्जुन शरारत से हंसा। जैसी कि उम्मीद थी, यह आदमी वाकई बहुत खतरनाक था। वह और भी लोगों को ठगने के लिए अपने तुरुप के पत्ते छोड़ रहा था। इस तरह की योजना वाकई काबिले तारीफ थी। चलो चलें, मैं तुम्हें परीक्षण क्षेत्रों में ले चलूंगा, राघव ने कहा। कहे, मैं आखिरकार बॉस के साथ लड़ सकता हूं। अरे, वो दोनों लड़कियां कहां गई? वे तो यूं ही चली गई। अर्जुन ने देखा कि वे दोनों महिलाएं पूरी तरह से गायब हो गई थी। उन्होंने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। यह पूरी तरह से अनैतिक था। रहने दो। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि वे दोनों अपना दिल तुम्हें दे देंगे? राघव अवाक रह गया। उसने अर्जुन को कीट द्वीप पर खींच लिया। बॉस, आपने अमरपथ में प्रवेश करने के बाद से कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? अर्जुन ने उम्मीद से पूछा। कोई लड़ाई नहीं हुई, बस कुछ छोटी मोटी हाथापाई हुई थी, राघव ने कहा। तुम? कहे, मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, शायद दर्जनों। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैंने कितने भ्रष्ट मूर्खों को मारा है। बहरहाल, मैंने 11 रैंक 2 सेलेस्टियल्स को मार डाला है। मैं ये स्थानिक छल्ले आपके पास छोड़ जाऊंगा। अगर आपकी उदार मदद न होती तो मैं अपना सुनहरा कवच नहीं बना पाता। इतना पैसा खर्च करने के बाद मुझे आखिरकार रिटर्न मिल रहा है। मैं आपका सारा निवेश जल्दी से वापस कर दूंगा। अर्जुन हंसा और उसने स्थानिक छल्लों का ढेर निकाला। हालांकि राघव ने उससे किसी भी चीज के लिए मोलभाव नहीं किया था और हमेशा उसे उसकी जरूरत की हर चीज देता रहा था। अर्जुन जानता था कि उसका यह सुनहरा कवच राघव द्वारा उस पर पैसे लुटाने का नतीजा था। उसे भी शर्मिंदा होना पड़ा। अब वो आखिरकार एहसान चुका सकता था। राघव ने उन स्थानिक छल्लों को देखा और अपना सिर हिलाया। जब हम वापस आए तो तुम्हें इन्हें बहन को दे देना चाहिए।
वही हमारे वित्तीय मामलों की प्रभारी है। इन चीजों को देखकर ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मूल रूप से ड्रैगन ब्लड लीजन का वित्त नेहा के पास छोड़ दिया गया था। शुरुआत में उसे अपनी स्थिति बहुत ताजा और अनोखी लगी थी और इसलिए उसने इसका आनंद लिया था। लेकिन फिर उसने पाया कि उसके पास इसके लिए धैर्य नहीं है और अंत में यह कार्य देवयानी को सौंप दिया गया। एक कारण यह था कि देवयानी एक बेहद चौकस इंसान थी और ड्रैगन ब्लड लीजन में उसके सभी निजी रिश्ते बहुत अच्छे थे। दूसरी वजह यह थी कि नेहा को दिन भर उसकी बकबक नहीं सुननी पड़ती थी। जब से देवयानी ने वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी संभाली है, वो दिन भर व्यस्त रहती थी। इसके अलावा वो अपने काम के प्रति बेहद गंभीर थी और हमेशा सावधानी बरतती थी। बहुत समय हो गया था जब राघव ने देवयानी के साथ लंबी और सही बातचीत की थी। है बॉस, सच बताओ तो मैंने जो भी पैसा खर्च किया उससे मुझे पूरे दिन चिंता होती रही। अर्जुन ने कहा, बेकार बातें मत कहो। क्या भाइयों को इतना कुछ कहने की जरूरत है? हाँ मालिक, अब जब मैं अपना पैसा खुद कमा सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से इस सुनहरे कवच का पूरा लाभ उठाऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अर्जुन ने कसम खाई। क्या इस दौरान आपकी मुलाकात हमारे किसी जानने वाले से हुई? राघव ने पूछा। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारे संप्रदाय पर निर्भर है। जब उन्हें जरूरत थी मैंने उनकी मदद की, लेकिन जहां तक हमारे अपने लोगों की बात है, मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला। हालांकि मैंने एक बात जरूर सुनी। रिमोट हेवन गैंग के अंकित का अपनी भाभी सीमा से झगड़ा हो गया था। अर्जुन ने कहा, भविष्य में उसे भाभी सीमा मत कहना और भाभी नेहा तो बिल्कुल मत कहना। उनके चेहरे बहुत पतले हैं, उन्हें सिर्फ बहन कहना ही ठीक है। क्या अंकित आखिरकार मर गई? राघव ने पूछा। हे भगवान, तुम्हें कैसे पता चला? जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि बहन सीमा खतरे में होगी। छी, ये मजाक है। पूरे ड्रैगन ब्लड लीजन में सीमा सबसे ताकतवर है। अंकित का उसे चुनौती देना आत्महत्या के समान है। राघव ने उदासीनता से कहा, बॉस, आप सचमुच दुष्ट हैं। बहन सीमा के पास इतना भयानक तुरुप का पत्ता था, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं। परिणाम क्या हुआ? क्या अंकित मर गया? नहीं, लेकिन उसने अपनी आधी जिंदगी गंवा दी। मैंने सुना है कि जब उसने बहन सीमा को रोका था तो उसके शब्द इतने असभ्य थे कि वह पूरी तरह से क्रोधित हो गई और उसने एक भयानक जादुई जानवर को बुलाया। परिणाम स्वरूप अंकित को एक त्रासदी का सामना करना पड़ा। वह एक कुत्ते की तरह दबा दिया गया था और उसका आधा शरीर नष्ट हो गया था। अगर उसने अंत में भागने के लिए एक गुप्त कला का उपयोग नहीं किया होता तो वो वहीं मारा जाता। आखिर वह कौन सा घरेलू पालतू जानवर है जो इतना भयानक है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। 7वीं रैंक का रेड आई सेक्रेट ब्लड फीनिक्स। राघव हंसा। धिक्कार है, तुम दोनों सचमुच दुष्ट हो। क्या यह दिव्य फीनिक्स का वंशज नहीं है? जब इसका पवित्र रक्त सक्रिय होता है और इसके असली पंख हमला करते हैं तो मैंने सुना है कि यह फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को भी चुनौती दे सकता है। अर्जुन चिल्लाया। 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर समुद्री विस्तार साधना आधार से मेल खाता था। साधारण समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को राघव और अन्य लोगों द्वारा आसानी से मार दिया जा सकता था। जादुई जानवर स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं और रेड आई पवित्र रक्त फीनिक्स दिव्य फीनिक्स का वंशज था। अपनी रक्त शक्ति के साथ इसकी शक्ति उसी क्षेत्र के तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी से भी अधिक हो सकती है। अंकित के लिए रेड आई सेक्रेट ब्लड फीनिक्स से लड़ना रैंक 3 के जियांटिन सेलेस्टियल का रैंक 3 के सी एक्सपेंशन सेलेस्टियल से लड़ने जैसा था। यह तथ्य कि वह जिंदा बच निकला उसके लिए बेहद भाग्यशाली था। तो क्या बहन सीमा अनादि पथ में अद्वितीय नहीं है? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक अकेला शक्तिशाली जादुई जानवर अमर पथ पर प्रभुत्व के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने खुद किसी को रक्त फीनिक्स के स्तर के जादुई जानवर को श्राप देकर मरते हुए देखा है। गौरव के यम राजा रक्त श्राप के बारे में सोचते ही राघव बेचैन हो गया। वो श्राप बहुत भयानक था। अर्जुन को थोड़ा संयमित रखने के लिए राघव ने उसे गौरव के साथ हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। वो अपना होश खोकर किसी को चुनौती नहीं दे सकता था, वरना वो हार जाता। हे भगवान,
क्या तुमने गौरव का सामना किया था? और तुम उसे लगभग मार ही चुके थे। बॉस, तुम सच में जिंदगी जीना जानते हो। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा। तुम गौरव को जानते हो? राघव आश्चर्यचकित था। मैंने कुछ भ्रष्ट विशेषज्ञों से उसके बारे में सुना है। उनके पूर्वी बंजर भूमि के भ्रष्ट मार्ग में 2 सर्वोच्च प्रतिभाएं हैं। वे उनके भविष्य के नेता हैं। एक को भ्रष्ट राजा कहा जाता है, जबकि दूसरे को शैतान महारानी कहा जाता है। भ्रष्ट राजा गौरव है। उसे एक अपराजेय स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में सराहा जाता है, और भ्रष्ट मार्ग में शामिल होने के बाद से जिसने भी उसके साथ मारपीट की है, उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन चूंकि आपने लगभग उसकी जान ले ली थी, इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपराजेय स्वर्गीय प्रतिभा है। अर्जुन ने कहा। शुरू में वो राघव को भ्रष्ट रास्ते से सावधान रहने की चेतावनी देने के बारे में सोच रहा था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि राघव उस विशेषज्ञ से पहले से ही परिचित था और लगभग उसकी जान ले चुका था। यह सिर्फ एक संयोग था। अगर हम युद्ध क्षमताओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर रहे होते तो ये अभी भी अज्ञात है कि कौन किसे हराएगा। लेकिन वह निश्चित रूप से अब तक का मेरा सबसे भयानक प्रतिद्वंदी है। मुझे विश्वास है कि उसके पास कई चौंकाने वाले तुरुप के पत्ते हैं, जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। राघव को गौरव के अटूट तुरुप के पत्तों का बहुत दबाव महसूस हुआ। गौरव सचमुच एक बेजोड़ विशेषज्ञ थी। यह सही है। वो शैतान महारानी कौन है? राघव ने पूछा। मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम मनीषा है। जाहिर है वो इतनी सुंदर है कि पक्षी आसमान से गिर पड़ते हैं और नदियां उल्टी बहने लगती हैं। उसके भयंकर तरीके शैतानों को भी कांपने, भूतों को रोने और देवताओं को भी रुलाने पर मजबूर कर देते हैं। वो भ्रष्ट राजा जितनी ही प्रसिद्ध है। अर्जुन ने कहा। पक्षी आकाश से गिरेंगे और नदियां पीछे की ओर बहेंगी। क्या सुंदरता ऐसा कर सकती है? राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। खांसी, मेरा मतलब बस इतना है कि उसकी सुंदरता अवर्णनीय है। इतना नखरे मत करो। तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। अर्जुन ने अजीब तरह से कहा। अगर वो गौरव जितनी ही मशहूर है तो उसे भी उस स्तर की विशेषज्ञ होना चाहिए। राघव ने भौहें चढ़ाई। गौरव ही काफी डरावनी थी। अब मनीषा भी प्रकट हो गया था। इससे उसे लगा जैसे उस पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसके अलावा भ्रष्ट मार्ग उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वे दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार वे एक सूखी हुई नदी के किनारे पहुंचे। जमीन दरारों से भरी हुई थी। एक भयावह दृश्य। नदी का तल अंतहीन रूप से बहता रहा। राघव को आखिरकार समझ आ गया कि इस जगह को कीट द्वीप क्यों कहा जाता है। प्राचीन पथ के ढहने से पहले यहां जरूर कोई झील रही होगी। आगे लोग हैं, अर्जुन ने अचानक कहा। राघव ने देखा कि कई लोग उनकी तरह आगे बढ़ रहे थे। वे भी दरअसल कीट द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। उनके वस्त्रों से धर्मी और भ्रष्ट दोनों तरह के शिष्य दिखाई देते थे। कुछ शिष्य प्राचीन परिवारों से भी थे। वे अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व थे। बस वे अतुलनीय रूप से अहंकारी थे और बाकी दुनिया से बहुत कम ही मिलते जुलते थे। मालिक, हमें जल्दी करनी चाहिए, वरना खजाना कोई और ले जाएगा, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। दिमाग बढ़ाओ। कीट द्वीप एक परीक्षण क्षेत्र है। हालांकि मुझे सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इनाम पाने के लिए आपको परीक्षण जरूर पास करना होगा। यह मायने नहीं रखता कि कौन पहले वहां पहुंचता है। इसके अलावा यह अच्छी बात है कि वे हमारे लिए आगे की ओर देख रहे हैं। वे हमारे देखते हुए पानी का परीक्षण कर सकते हैं। राघव ने अर्जुन के साथ गति धीमी कर दी, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। उसने जल्दी से भ्रष्ट शिष्यों से लिया हुआ नक्शा निकाला। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहां इतने सारे लोग क्यों थे। यह जगह बहुत पहले से ही सभी ने चिन्हित कर रखी थी। वह इस नक्शे को जियाओ जनजाति द्वारा दिए गए नक्शे से मिलाना भूल गया था। अगर उसे पता होता कि इतने लोग आ रहे हैं तो वह कोई और जगह चुन लेता। इतने सारे लोगों के साथ उसे न सिर्फ मुकदमा पास करने की चिंता होती, बल्कि दूसरों के हमले का भी डर रहता। यह समय और मेहनत की बर्बादी थी। लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहां था, उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने कीट द्वीप इसलिए चुना क्योंकि जियाओ जनजाति के नेता ने उसे खास तौर पर बताया था कि यह बहुत अजीब है।
उनके लोग इसे केवल बाहर से ही देख सकते थे। उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने उन्हें बहुत शापित कर दिया था। आखिरकार एक पहाड़ दिखाई दिया। इसे तथाकथित की द्वीप होना चाहिए था, लेकिन झील गायब हो गई थी, इसलिए द्वीप एक पहाड़ बन गया था। राघव को इसकी इतनी बड़ी होने की उम्मीद नहीं थी। बाहर से देखने पर यह कई हजार मील चौड़ा लग रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से उजाड़ था और इस पर घास का एक तिनका भी नहीं उग रहा था। उस वीरान द्वीप को देखकर न जाने क्यों राघव को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे बार बार लग रहा था कि यह द्वीप अजीब है, लेकिन चूंकि वह यहां आ ही चुका था, उसे अंदर जाकर कम से कम एक नजर तो देखनी ही थी। जब राघव और अर्जुन द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने कई लाशें देखी। वे भ्रष्ट विशेषज्ञों की लाशें लग रही थी। उनके हथियार और स्थानिक अंगूठियां गायब थी। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें और लाशें मिली। इस बार उनके वस्त्र धर्म मार्ग के थे। पहले की तरह उनके हथियार और आकाशीय अंगूठियां गायब थी। एक पहाड़ी पार करने के बाद उन्होंने 2 और लोगों को देखा, लेकिन वे जीवित और स्वस्थ थे। उन्होंने राघव और अर्जुन पर ठंडे स्वर में हथियार तान दिए। ये इलाका हमारा है, अगर तुम होशियार हो तो तुरंत भाग जाओगे। इन दोनों लोगों के सिर पर एक छोटा सिंह था। राघव ने उन्हें फुलमून जाति के सदस्य के रूप में पहचान लिया। पूर्णिमा जाति एक प्राचीन जाति थी जिसमें अपार शक्ति थी। उनकी त्वचा कांसे जैसी थी, जो उन्हें औसत साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती थी। अनादि पथ पर प्रवेश करने से पहले राघव ने उन्हें देखा था, लेकिन उसने पाया कि वे बेहद घमंडी थे। वे वास्तव में मानव जाति को तुच्छ समझते थे। वास्तव में वे उनकी ओर देखते भी नहीं थे। ये दोनों साफ तौर पर उन्हें और अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे इस इलाके को फुलमून रेस के लिए सुरक्षित कर रहे थे। संपूर्ण अमर पथ मेरा क्षेत्र है, तुम दोनों को भाग जाना चाहिए, राघव ने कहा। इन घमंडी लोगों को देखकर ही उसे गुस्सा आ गया। पहले ये लोग बहुत परेशान करने वाले थे, लेकिन राघव का उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने लड़ाई नहीं की थी। लेकिन अब जब वे अपने हथियार उस पर तान रहे थे तो सहनशील होने का कोई मतलब नहीं था। मौत को दावत दे रहा है। वे दोनों क्रोधित हो गए। वे एक प्राचीन जाति के लोग थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके जैसे नियमित शिष्यों को तुच्छ समझते थे। उनके दोनों भाले जहरीले सांपों की तरह वार कर रहे थे। हालांकि वे सिर्फ एक दर्जे के दिव्य प्राणी थे, उनकी शक्ति दूसरी दर्जे के दिव्य प्राणियों के बराबर थी। 2 सुनहरे हाथों ने अपने भाले थाम लिए। वो अर्जुन था। उसकी राय में ऐसे छोटे मोटे आंकड़े उसके बॉस के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई के लायक नहीं थे। जैसे ही अर्जुन उन्हें उड़ाने वाला था, राघव ने सीधे अपनी उंगली उठाई। 2 बिजली के तीर उनके सिर में घुस गए, जिससे वे सीधे शरीर और आत्मा से मर गए। वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें अभी भी सदमे से भरी थी। बॉस, आप। अर्जुन भी दंग रह गया। वे एक प्राचीन जाति के विशेषज्ञ थे। अब यह परेशानी का सबब था। याद रखो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक वे तुम्हारा जीवन चाहते हैं, तुम्हारे पास उन्हें मारने का कारण है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, राघव ने हल्के से कहा। लेकिन वे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप सिर्फ उनकी पृष्ठभूमि के कारण उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, अगर आप परिणामों से डरते हैं, तो आपके दुश्मन ये नहीं सोचेंगे कि आप उदार हैं। इसके बजाय वे सोचेंगे कि आप कमजोर हैं और आपको धमकाना आसान है। इससे आपको और भी ज्यादा परेशानी होगी। ऐसे लोगों के लिए आपको और भी ज्यादा अत्याचारी होना होगा। जो भी आए उसे मार डालो। तब तक मारो जब तक वे डर न जाए। तब तक मारो जब तक वे तुम्हारे दुश्मन बनने की हिम्मत न कर ले। क्या तुम्हें अब भी वो वुफांग याद नहीं है? अगर खुद को रोकने के बजाय मैंने पहली बार सामना होने पर ही उसे मार दिया होता, तो क्या ये झिकियू और लू फांगर मर जाते? राघव ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन का दिल बर्फ सा जम गया। जूली गुप्त क्षेत्र के अंत में हुई उस दयनीय लड़ाई के बारे में सोचकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लू फांगर और ये झिकियू को अपने सामने मरते हुए देख रहा हो। तो याद रखना, दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं,
ये व्यर्थ मत सोचो कि अच्छा बनने से वे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इससे तुम और भी ज्यादा निराशा में डूब जाओगे। तुम्हें विशेषज्ञों से भी ज्यादा ताकतवर, दुष्ट लोगों से भी ज्यादा दुष्ट बनना होगा। तर्क करने के बारे में व्यर्थ मत सोचो, ये तो बस कमजोरों का दिखावा है। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे दूसरों को तुम्हारे साथ तर्क करने के लिए प्रेरित किया जाए, राघव ने कहा। उसके बोलते ही 10 से ज्यादा फुलमून विशेषज्ञ प्रकट हुए। जाहिर है यहां के उपद्रव ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। जब उन्होंने उन 2 लाशों को देखा तो वे गुस्से से दहाड़ उठे और उन पर टूट पड़े। उन सबको मार डालो, राघव ने हाथ हिलाया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। उसका यह मालिक बहुत ही क्रूर था। वे एक प्राचीन जाति के सदस्य थे, लेकिन वो सिर्फ अपने मालिक के आदेश सुन सकता था। उसने अपना सुनहरा कवच निकाला और अपनी कृपाण से वार किया। पूर्णिमा के विशेषज्ञ ये देखकर भयभीत हो गए कि इस सुनहरे राक्षस ने उन्हें शक्ति के मामले में पूरी तरह दबा दिया है। एक ही कृपाण से वे सब उड़ गए। जब वे हवा में उड़ रहे थे तो बिजली की तरह तेजी से काली सुइयां उन पर गिरी। खूनी धुंध हवा में छा गई और वे लगभग सभी मारे गए। केवल द्वितीय श्रेणी का दिव्य प्राणी ही जीवित बचा। अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा करते हुए छलनी में छेद होने के बावजूद वो जीवित रहा। वह भागने ही वाला था कि अर्जुन की कृपाण उस पर बेरहमी से गिर पड़ी। वो सीधे 2 टुकड़ों में कट गया। वह द्वितीय श्रेणी का दिव्य पुरुष ऐसे ही मर गया। उन्हें मारने के बाद अर्जुन को जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि वो बेहद चिंतित था। मालिक, क्या इससे और मुसीबत नहीं आएगी? क्या मुसीबत है? ज्यादा से ज्यादा फुलमून जाति को इस बारे में पता चल जाएगा और वे हमारा पीछा करेंगे। और क्या हो सकता है अगर हम इस बार पीछे हटे तो अगली बार भी हमें पीछे हटना पड़ेगा और ऐसा हमेशा चलता रहेगा। अच्छे संसाधन दूसरे लोग ले लेंगे और हम मजबूत होने का कोई भी मौका गवा देंगे। उस समय हम कमजोर दुश्मनों से मरने से पहले फुलमून जाति से भी नहीं मरेंगे। जो हमें रोकते हैं वे असल में हमें मार रहे हैं, इसलिए दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मुसीबत की बात है, क्या हमें और मुसीबतों की परवाह है? हमें मुसीबतों से कब नहीं जूझना पड़ता। निश्चिंत रहो, अगर तुम बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी करोगे तो मैं वहां मौजूद रहूंगा, और अगर मैं उसे संभाल नहीं पाया तो सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि हम सभी भाई एक साथ मर जाए। 18 साल बाद हम एक बार फिर उठ खड़े होंगे। हम मर सकते हैं, लेकिन अपनी अजेय इच्छा शक्ति नहीं खो सकते। चूंकि हमने ये स्थान चुना है, इसलिए हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। एक बार पीछे हटने के बाद हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। भविष्य में हमारी पूरी ड्रैगन ब्लड सेना अजेय पथ पर चलेगी। हम मर सकते हैं, लेकिन हार नहीं मान सकते। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक मेरा भाई या बहन है। अगर कोई एक व्यक्ति भी कोई विपत्ति लाता है तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी तुम्हें उकसाने की हिम्मत करेगा उसे सीधे मार दिया जाएगा। हमारी ड्रैगन ब्लड सेना भले ही मुसीबत न भड़काए, लेकिन हम मुसीबत से नहीं डरते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके पिता कोई देवता ही क्यों न हो। अगर वे हमें उकसाएंगे तो हम उन्हें मार देंगे, राघव ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया बॉस, अर्जुन ने सिर हिलाया। आज आखिरकार उसे राघव की सोच समझ आ गई। वह उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा और पूजा करने लगा। जब से उसने राघव का सामना किया था, राघव एक उल्कापिंड की तरह चमक उठा था। लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो गया हो, उसने अपना हृदय अभी भी बनाए रखा था। अर्जुन राघव का सबसे पहला अनुयायी था। अब उसकी साधना का आधार स्वर्गीय जियांतियान क्षेत्र तक पहुंच गया था और वह द्वितीय श्रेणी का दिव्य पुरुष बन गया था। उसने अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी और दुनिया उसके लिए खुल गई थी। उसका हृदय अनजाने में ही बदल गया था। वो अपने पास जो कुछ था उसकी और भी ज्यादा परवाह करने लगा था। वो अपनी वर्तमान उपलब्धियों का आनंद लेना चाहता था। नतीजतन उसे जो कुछ उसके पास था उसे खोने का डर सताने लगा था। अब उसे अपने मूल हृदय को याद करना था। राघव ने सिर हिलाया। अर्जुन भी होशियार था, हालांकि वो बहुत दिखावटी था।
फिर भी उसकी समझ का कौशल काफी अच्छा था। उसने अर्जुन का कंधा थपथपाया। चूंकि वह समझ गया था, इसलिए कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। वे आगे बढ़े और जल्दी से जमीन में एक गड्ढा ढूंढ निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी खोदा गया हो। वे कुआं खोद रहे थे। अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या कुआं? उन्हें खजाने की खुदाई करनी चाहिए। राघव ने आंखें घुमाई। खजाने की खुदाई? अर्जुन वास्तव में समझ नहीं पाया। जियाओ जनजाति से मुझे पता चला कि कीट द्वीप एक विशाल परीक्षण क्षेत्र है। ये सैकड़ों स्तरों में विभाजित है और इनकी रक्षा के लिए बल्क क्षेत्र है। लेकिन जियाओ जनजाति केवल दूर से ही देख सकती थी। वहां शक्तिशाली संरचनाएं हैं जो उन्हें प्रवेश करने से रोकती हैं। लेकिन उनके अनुसार ये कीट द्वीप कभी एक हरा भरा जंगल था। अब वहां घास का एक तिनका भी नहीं है। क्या ये उत्सुक नहीं है? स्पष्टतः कीट द्वीप पर प्रत्येक परीक्षण में एक बोनथॉन ब्लडमॉथ उसकी रक्षा करता है। यदि आप खजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे हराना होगा। लेकिन अब द्वीप पूरी तरह से उजाड़ है और बोनथॉन ब्लडमॉथ का कोई निशान नहीं है। उनका अनुमान है कि क्योंकि वहां कोई गार्ड नहीं थे, बोनथॉन ब्लडमॉथ्स ने द्वीप पर सभी संसाधनों का उपभोग किया, इस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और सबसे अधिक संभावना है कि वे प्रजनन के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। इस उजाड़ द्वीप को देखते हुए राघव ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं बस ये नहीं बता सकता कि क्या है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। जरा रुको, मैं अपनी दिव्य इंद्रिय से जांच करूंगा। राघव ने अपनी दिव्य इंद्रिय को जमीन के नीचे भेज दिया। वो उस गड्ढे का पीछा करने लगा जो पूर्णिमा विशेषज्ञों ने खोदा था। 300 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही राघव का दिल कांप उठा। जमीन के नीचे मानो कोई अस्त व्यस्त मधुकोश हो। किसी अनजानी ऊर्जा ने अनगिनत आड़ी तिरछी और गुंथी हुई सुरंगों को भेद दिया हो। इसके अलावा उसने टूटी हुई गुफाएं और संरचनाएं भी देखी। ओह, कुछ तो है। राघव को अचानक 3000 मीटर गहरे में एक जेड का डिब्बा दिखाई दिया। कीचड़ में दबे होने के बावजूद उसे उसका आभास हुआ। इन लोगों के पास जमीन के नीचे छिपे खजानों को भांपने का कोई तरीका जरूर होगा। ये छेद खजाने के ठीक ऊपर है। क्या खजाने की खोज के लिए वास्तव में ऐसा कोई तरीका है? तो फिर मुझे उनके स्थानिक छल्लों की जांच करने दो। अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से पूर्णिमा विशेषज्ञों की लाशों से स्थानिक छल्लों को खंगालना शुरू कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी दिव्य इंद्रिय कई मील तक जा सकती है, जो उनके पास मौजूद किसी भी वस्तु से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले आइए खुदाई शुरू करें और देखें कि अंदर क्या है। राघव बस कार्रवाई करने ही वाला था। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बॉस, मुझे करने दीजिए। अर्जुन ने एक ड्रिल निकाली। ड्रिल 3 मीटर लंबी थी और ठंडी रोशनी देती थी। अर्जुन ने शरारत से हंसते हुए कहा, जब से मैंने पहली बार मठ में कड़ी मेहनत से खुदाई की थी, मुझे पता था कि हम फिर से ऐसी स्थिति का सामना करेंगे। इसलिए मैंने ये बेहतरीन ड्रिल विकसित की। ड्रिल के रून्स चमक उठे। वह तेजी से घूमने लगा और कानों को चीर देने वाली आवाज निकालने लगा। वह जमीन में ऐसे छेद करने लगा जैसे कागज का बना हो। राघव की स्तब्ध निगाहों के सामने केवल 2 सांसों में ड्रिल उस जेड केस तक पहुंच गई जिसकी ओर राघव ने इशारा किया था। वो बस इतना कह रहे हैं कि सबसे बुरी स्थिति यह है कि वे सभी मर जाएंगे और पुनर्जन्म लेंगे। 18 साल बाद वयस्क बन जाएंगे और एक बार फिर वही बन जाएंगे जो वे थे। लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो ये एक प्रकार की अभिव्यक्ति है और पाठकों को इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि साधक अपनी स्मृतियों के साथ पुनर्जन्म ले सकते हैं। जेड का डिब्बा खोलते ही एक घिनौनी गंध फैली। राघव और अर्जुन दोनों डर के मारे उछल पड़े, ये सोचकर कि ये जहर है। उन्होंने जल्दी से अपने रोम छिद्र बंद किए और वापस गोली चला दी।